नमस्कार बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम संख्या, कक्षा 11वीं, अध्याय 2, परमाणु संरचना के अंतर्गत। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या हम किसी इलेक्ट्रॉन के लिए निकालते हैं। आपने क्वेश्चन देखा होगा, अगर बुक्स के पीछे आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको मिलेंगे इलेक्ट्रॉनों के लिए क्वांटम संख्या के मान निकालिए। मीन्स जो क्वांटम संख्या है वो किससे संबंधित है? इलेक्ट्रॉनों से संबंधित है। अब ये होती क्या है, अगर हम देखें तो अगर एक शब्द में हम कहें कि ये जो क्वांटम संख्या है वो किसी इलेक्ट्रॉन की पहचान होती है। जो क्वांटम संख्याएं हैं वो क्या होती है? किसी इलेक्ट्रॉन की पहचान। किस प्रकार से? ये जो क्वांटम संख्याएं हैं वो हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में बहुत सारी जानकारियां देती हैं। जैसे कि सबसे पहले कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक से कितनी दूरी पर स्थित है। इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी का ज्ञान हमको इससे मिलता है। जो इलेक्ट्रॉन है वो किस कक्षा में या किस कोष में उपस्थित है, इसकी जानकारी हमको मिल जाती है क्वांटम संख्या के माध्यम से। फिर कक्षा के अंदर जो उपकोष होते हैं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ उपस्थित है, किस उपकोष में स्थित है, इसकी जानकारी हमें मिल जाती है। तथा त्रिविम विन्यास किस प्रकार का है, ये सारी जानकारी हमको क्वांटम संख्याओं के माध्यम से मिलती है। तो क्वांटम संख्याएं किसी इलेक्ट्रॉन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। क्वांटम संख्या के माध्यम से हम क्या क्या बता सकते हैं? इलेक्ट्रॉन की पूरी जानकारी हम दे सकते हैं। तो हम आज ये देखेंगे कि ये जो क्वांटम संख्याएं हैं क्या होती हैं और इनके प्रकार। तो आप लिख सकते हैं, क्वांटम संख्याओं से हमें जानकारी मिलती है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से कितनी दूरी पर स्थित है, इलेक्ट्रॉन किस ऊर्जा स्तर में है और इलेक्ट्रॉन का त्रिविम विन्यास क्या है। हम देखेंगे आगे क्वांटम संख्याओं के प्रकार। क्वांटम संख्याओं के कौन कौन से प्रकार हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी अपने आप में। तो यहाँ पर कहा जाता है क्वांटम संख्याएं मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट यहाँ पर कहा जाता है मुख्य क्वांटम संख्या। फर्स्ट है मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या इसे हम n से दर्शाते हैं। n से दर्शाते हैं, ये बताती है किसी परमाणु में कक्षा या कोष की संख्या। कक्षा या कोष, या इसी को हम सेल बोलते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ के आए हैं तो हमने देखा कि जो परमाणु है उसका आकार गोलाकार होता है, बीच में नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर कक्षाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम सेल या कोष या ऑर्बिट भी कहते हैं, कोष के नाम से जानते हैं। तो ये जो है वास्तव में जो मुख्य क्वांटम संख्या है वो बताती है हमें कक्षा की संख्या। मतलब यहाँ पर इसको हम दर्शाते हैं n से। तो n का मान हो सकता है n = 1, n = 2, n = 3। फिर क्योंकि इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, हम जानते हैं कि नाभिक के चारों ओर जो कक्षा होती है वहां पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? गति करते हैं। तो हमको ये भी जानकारी मिल जाती है कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में गति कर रहा है। तो मुख्य क्वांटम संख्या से हमें मिल जाती है जानकारी कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में स्थित है। किस कक्षा में स्थित है तो हमको ये पता चल जाता है। अगर हमने कहा कि पहले नंबर की कक्षा है, फर्स्ट है n का मान, तो यहाँ पर हमको पता चल गया कि नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी कितनी है। अगर हमने कहा तीसरे नंबर की कक्षा है, मतलब नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी ज्यादा है, तो हमें पता चल जाता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से कितनी दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पर जो मुख्य क्वांटम संख्या है वो यही दर्शाती है। अब जो मुख्य क्वांटम संख्या है उसे हम दर्शाते हैं n से। तो ये जो n का मान है हमेशा पूर्णांक होता है, नंबर ऑफ सेल है। तो यहाँ पे जो कक्षा की संख्या है या तो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 है, आदि हो सकती है। और ये जो कक्षा है इनको हम कोष कहते हैं। और अगर n = 1 है तो उसके लिए हमने कहा k कोष, फिर l, फिर m और n, ये कोष भी दर्शाती है। k कोष के लिए मतलब पहले नंबर का कोष है उसके लिए n का मान 1, दूसरे नंबर के लिए कोष का मान 2, तीसरे m के लिए होता है n का मान 3 और n के लिए होता है 4। फिर यहाँ पर हम n के माध्यम से ये भी पता कर सकते हैं कि किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। हम जानते हैं कि परमाणु में एक से ज्यादा कक्षा होती हैं और जो तत्व है उनके पास भी एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर, किस कक्षा में कितने होंगे। तो यहाँ पर कहा जाता है किसी कक्षा में
2n² इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2n² मीन्स यदि हम n का मान रखते जाएं तो हमको पता चल जाता है कि पहले नंबर, दूसरे नंबर या तीसरे नंबर की कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे कि अगर मैंने कहा यहाँ पर n = 1, तो जो पहले नंबर की कक्षा उसके लिए 2 × 1² = क्या आ जाएगा? ओनली 2। फिर अगर हमने कहा n = 2 मीन्स 2 × 2² = 8। और इसी प्रकार से अगर मैंने कहा n = 3 मीन्स 2 × 3² ये हो जाएगा 18। 3 × 3 9 और 9 × 2 18। और n = अगर 4 है तो चौथे नंबर की जो कक्षा उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इनका मान जब हम निकालते हैं तो 32। तो हमें पता चल जाता है कि किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, वो इसके माध्यम से कि अगर क्वेश्चन आपका आता है कि n का मान 2 है तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो दूसरे नंबर की कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8। पहले नंबर की कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 1। तीसरे नंबर की कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 और जो चौथे नंबर का कक्षक है उसमें भी अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं? 32। तो जो मुख्य क्वांटम संख्या है इसके माध्यम से हमें इतनी सारी जानकारियां मिल जाती हैं। सेकंड हमारे पास है, आप इन्हें नोट कर लेंगे। सेकंड हमारे पास है द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या को हम L के माध्यम से दर्शाते हैं। हर एक संख्या उसका एक संकेत है, तो यहाँ पर कहा जाता है इसे हम L से दर्शाते हैं। ये जो L होता है वो बताती है उपकोषों की संख्या। उपकोष की संख्या। तो उपकोष की संख्या के लिए कहा जाता है कि किसी कक्षा या कोष के अंदर उपकोष पाए जाते हैं। किसी कक्षा या कोष के अंदर उपकोष पाए जाते हैं और ये जो उपकोष हैं वो हो सकते हैं S, P, D और F। ये 4 प्रकार के उपकोष है जो जानकारी में है, तो आप ध्यान रखेंगे जो कक्षा है उनके अंदर ये 4 प्रकार के उपकोष होते हैं S, P, D, F। और इनके लिए जो L का मान हम जब निकालते हैं तो कहा जाता है कि किसी कक्षा या कोष में कितने उपकोष हैं, तो कहा जाता है किसी कोष में 0 से लेकर n-1 तक उपकोष हो सकते हैं। 0 से लेके n-1 जो L का मान है वास्तव में कहाँ से कहाँ तक होता है, तो L का मान कितना होता है? 0 से n-1 होता है। मतलब इसी कोष के अंदर हम देखते हैं उपकोष की संख्या कितनी है, तो इतनी है। किस प्रकार से, फिर से देखें तो यहाँ पर ये हुआ L का मान, है ना। हमारे पास फिर से अगर हमने लिखा, हमने कहा n = 1 है, तो L = क्या हो जाएगा? 0 से n माइनस मतलब 1 - 1 = 0। मतलब L का मान n = 1 है तो L का मान केवल क्या होगा? 0। फिर हमने कहा n = 2, तो L = 0 से n = 2 - 1 मतलब 0 तो है और माइनस में क्या आ गया? 2 - 1 1। फिर अगर हमने कहा n = 3, तो L = 0 से 3 - 1, तो 3 - 1 मतलब कितना हो गया? 2। तो 0 और 2 के बीच में क्या आ गया? 1। इसी प्रकार से अगर हमने कहा कि n = 4 है तो L = 0 से 4 - 1 मतलब 4 - 1 मतलब 0 और 4 - 1 तो 3 होता है और इन दोनों के बीच में 1 भी होगा और 2 भी होगा। तो ये कहलाती हैं उपकोष। किस कक्षा के अंदर कितने उपकोष हो सकते हैं, तो ये हुए उपकोषों के मान। अब वास्तव में ये जो उपकोष के मान है वो क्या है, तो यहाँ पर जो S उपकोष है, इस चीज को आप लोग अलग नोट भी कर सकते हैं कि जो 4 प्रकार के उपकोष होते हैं उपकोष, और इनके लिए L के मान ये फिक्स है। तो यहाँ पर कहा जाता है S उपकोष के लिए L का मान 0, P उपकोष के लिए 1, D उपकोष के लिए 2 और F उपकोष के लिए यह मान 3 होता है। तो इसे आप नोट कर लें तो आपको ये याद हो जाएंगे। तो ये फिक्स हो गया कि हमने कहा S उपकोष है तो 0। अब अगर हम क्वांटम संख्या को देखें तो यहाँ पर क्वांटम संख्या में n का मान 1 है तो L का मान केवल क्या है? 0। मतलब यहाँ कौन सा उपकोष होगा? 0 मीन्स S।
दूसरी है वहां पे 0 भी है और 1 भी है, मतलब s भी होगा और p भी होगा। n इज इक्वल टू 3 है, 3 के लिए आए 3 मान 0 1 2, 0 1 2 मीन्स यहाँ s भी होगा, p भी होगा और d भी होगा। और इसी प्रकार से n इज इक्वल टू 4, मतलब जो चौथी कक्षा है उसमें 0 1 2 3 मीन्स s भी होगा, p भी होगा, d भी होगा और f भी होगा। तो चारों प्रकार के उपकोष होंगे। तो इससे हमको जानकारी मिलती है कि किसी कक्षा के अंदर कितने उपकोष हो सकते हैं। फिर यहाँ पर एक और चीज आता है क्वेश्चन कि ध्यान रखेंगे कि n का जितना मान होता है l का भी उतना ही मान होता है। मतलब यदि हमने कहा n का मान 2 है तो l का मान भी कितना होगा 2। किस प्रकार से आप देखो, n बराबर 2, n बराबर 2 है तो l के कितने मान आए, 1 और 1 2 है ना। तो ये लाइन आप लिख सकते हैं कि n का मान जितना होता है उतना ही l का मान होता है। n का मान 1 है तो l का मान भी केवल 1 है। n का मान 3 है तो l के मान कितने हैं, 1 2 3, और 4 है तो 1 2 3 4। तो जितने n के मान होते हैं उतने ही l के मान होते हैं, पर n हमेशा पूर्णांक होता है और जो l है उसका मान 0 से लेके n-1 तक होता है। तो नोट कर ले आप इसे। थर्ड हम पढ़ेंगे, तीसरी जो क्वांटम संख्या है वो है हमारे पास चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसे हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी कहते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसे हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स भी कहते हैं। इसे दर्शाया जाता है m से, m स्मॉल m से दर्शाते हैं। ये बताता है कि जब इलेक्ट्रॉन को, परमाणु को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका व्यवहार अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, वो अलग अलग दिशा को निर्देशित करते हैं। तो यहाँ पर कहा जाता है जब परमाणु या इलेक्ट्रॉन को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र में जो कोष होते हैं उनका विपाटन हो जाता है। अभी तक हमने पढ़ा कि ये बताती है कोष की संख्या, ये बताता है जो L है वो होता है उपकोष। तो आगे यहाँ पर कहा कि चुंबकीय क्वांटम संख्या में कहा गया कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में जो उपकोष है वो अलग अलग प्रकार से विन्यासित हो जाते हैं, जिसे कहा जाता है विपाटन हो जाता है। ये शब्द आपको मिलेगा विपाटन, जिसे हम स्प्लिटिंग भी कहते हैं। उपकोषों का विपाटन हो जाता है। अब उपकोषों का विपाटन किस प्रकार से होता है, तो यहाँ पर कहा जाता है ये जो उपकोष होते हैं वो 2l+1 भाग में विपाटित हो जाते हैं। मैंने कहा इन उपकोषों का विपाटन कितने भागों, विपाटन का मतलब होता है टूटना। तो उपकोष जब टूटेंगे कितने भाग में टूटेंगे, 2l+1 भाग में ये टूट जाते हैं, विपाटित हो जाते हैं। तो अगर हमारे पास उपकोष है, हम फिर से यहाँ पे देखिए हमारे पास कौन से उपकोष हैं, S। तो S उपकोष के लिए अगर हम 2l+1 का मान निकालें, 2 × 0 + 1, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ओनली 1। 2 × 0 0 + 1 मीन्स 1। अगर हम P के लिए मान निकालें तो फिर से ये क्या जाएगा, 2 × P के लिए L का मान क्या होता है, देखो इसके लिए L का मान 0, इसके लिए 1 है ना। तो यहाँ 1 रखेंगे +1, तो 2 × 1 2 + 1 3। फिर यहाँ पर ये जो T है तो उसके लिए क्या होता है, L का मान 2, तो 2 × 2 + 1 मीन्स ये हो गया 5 ना, 2 × 2 4 + 1 5। और F के लिए 3, ये जो 3 मान होता है ना, ये मान किसके लिख रहे हैं हमें, L के। तो L का मान लिखेंगे 2 × 3 + 1 मीन्स कितना हो गया, 7। तो यहाँ पर ये जो कोष है वो विपाटित हो जाते हैं। अब कितने भागों में, ये हो गया विपाटन, कितने भागों में हुए देखें, उपकोष के ये भाग हो गए है ना, उपकोष के ये हो गए भाग। तो इतने भागों में इनका विपाटन हो जाता है। अब इतने भागों में जब इनका विपाटन होता है, मतलब S का विपाटन नहीं होता, S का केवल एक ही भाग है ना बेटा। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब हम उपकोषों का जो विपाटन होता है वो वास्तव में किसमें होता है, कक्षक में। अब हमारे पास एक नया शब्द आ गया, कक्षक। अभी तक हम कोष, उपकोष के बारे में जानते थे, अब क्या हो गए, कक्षक।
तो जो भाग होते हैं उनको हम वास्तव में कक्षक कहते हैं। अब ये कक्षक हम किस प्रकार से बनाते हैं, जो S है, S का विपाटन नहीं होता तो यहाँ पर केवल हम एक ही कक्षक बनाते हैं। फिर हमने कहा जो P है उसका विपाटन कितने भागों में होता है, 3 भागों में, तो ये हमने 3 कक्षक बना दिए। फिर हमने कहा ये जो D है उसका विपाटन कितने भागों में होता है, 5, 1 2 3 4 5, और जो F है उसका विपाटन कितने भागों में होता है, 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो विपाटन होता है मतलब कि अलग अलग विन्यास रखते हैं चुंबकीय क्षेत्र में, और इन विन्यासों को दर्शाने के लिए हम क्वांटम संख्या m को यूज करते हैं। अब इनके लिए हमको क्वांटम संख्या के मान निकालना है, मतलब हर एक कक्षक, ये जो वास्तव में ये क्या है, कक्षक, एक छोटा सा जो स्फीयर है वो एक कक्षक कहलाता है। तो ये जो कक्षक हैं उन कक्षकों को हम दर्शाते हैं m से, और m का मान जब हमको दर्शाना है तो m इज इक्वल टू -l से प्लस l तक दर्शाते हैं। तो अब अगर हमको किसका मान निकालना है, m का मान, तो हम क्या यूज करेंगे, -l से प्लस l। अब फिर से इसको मैं यहाँ लिखूंगी बेटा, इन सबको आप नोट करते जाएं, है ना। हमने बात की s की, p की, d की और f की। तो s p d f का जो विपाटन होता है, s का विपाटन नहीं होता, ओनली 1 कक्षक। p का विपाटन 3 भागों में होता है, d का विपाटन 5 भागों में होता है, और जो f है उसका विपाटन 7 भागों में होता है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब जब इनका विपाटन हो जाता है तो यहाँ कहा जाता है इनके लिए m के मान अलग होते हैं, कहाँ से कहाँ तक, -l से +l। तो अब आप देखो यहाँ पर, ये देखो l का मान हमने ये लिखा था, ये वास्तव में क्या है, l का मान कोष्टक में, तो s के लिए 0, तो यहाँ m का मान क्या हो गया, 0। p का मान 1 है, l का -l से, तो -l से प्लस l, मतलब कि 1 है तो ये -1 0 +1, 3 मान। यहाँ पर ये जो 5 मान है कौन कौन से होंगे, -2, ये 2 है ना, तो -2 से +2, तो हम -2 से +2 जब लिखते हैं तो इनके बीच में -1 0 और +1 आ जाएंगे। और f के कितने मान है, 7 मान है, तो कहाँ से कहाँ तक, 3 है ना, तो ये हो जाएगा -3 से +3, और जब -3 से +3 के बीच में जाएंगे तो -2 -1 0 +1 और +2 भी आएगा। तो ये होते हैं m के मान। ये जो हम नीचे लिख रहे हैं वो वास्तव में किसके मान है, m के मान है, जिन्हें आपको याद रखना है, m बराबर। तो बस हम जब चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान निकालते हैं तो हमको यही मान निकालना है। ये हमको पता होना चाहिए कि कक्षकों का विपाटन कितने भागों में होता है, s का विपाटन नहीं होता, p का विपाटन 3 भागों में होता है, d का विपाटन 5 भागों में होता है, जबकि f का विपाटन 7 भागों में होता है। और जब विपाटन होता है तो जो ये कक्षक बनते हैं, इन कक्षकों के लिए m के मान अलग अलग होते हैं, जिन्हें हम -l से +l तक दर्शाते हैं। और जब दर्शाते हैं तो हर एक कक्षक के लिए मान अलग है। अब अगर हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा तो m का मान 0, हमारा कक्षक यहाँ पर होगा तो m का मान -1। तो इसे हम कैसे निकालते हैं वो हम आगे की क्लास में देखेंगे। तो आप इसे अच्छे से समझे और नोट कर लिया आपने, जो भी हम पढ़ाते हैं आप लोग उन्हें नोट करते जाएं कंटिन्यू। तो ये थर्ड हुआ चुंबकीय क्वांटम संख्या। अब हमारे पास 4th नंबर पे है चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या बताती है किसी परमाणु का अपनी अक्ष में किस प्रकार से रोटेशन होता है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये जो चक्रण क्वांटम संख्या है पहले उसे हम किससे दर्शाते हैं, स्मॉल s से। चक्रण क्वांटम संख्या दर्शाती है किसी इलेक्ट्रॉन की अपने अक्ष में गति। जैसे हमने कहा कि जो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं,
उसी के साथ साथ नाभिक के चारों ओर के साथ साथ इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष में भी गति करते हैं। जैसे हमने कहा ना कि पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों ओर गति करती है। जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर गति करते हैं और साथ ही साथ अपने अक्ष में गति करते हैं, जैसे पृथ्वी अपने अक्ष में गति करती है। सेम यहाँ कहा जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो भी अपने अक्ष में गति करता है और उसी गति को हम कहते हैं चक्रण गति। तो जब इलेक्ट्रॉन चक्रण गति करता है तो उसका चक्रण दो प्रकार का हो सकता है। एक कहा जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज गति करता है, दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज गति करता है घड़ी की सुइयों की दिशा में, और दूसरा होता है वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज गति करता है। या तो जो इलेक्ट्रॉन है वो दक्षिणावर्त गति करेगा घड़ी की सुइयों की दिशा में, या तो उसके अपोजिट जिसको हम क्या कहते हैं, वामावर्त। तो ये जो दो प्रकार की गति है इसे ही हम क्या कहते हैं, चक्रण गति। और इन गतियों के लिए एस के मान अलग अलग होते हैं। दक्षिणावर्त गति के लिए एस बराबर होता है +½ यहाँ पर साथ में क्या होता है, +½ और वामावर्त गति के लिए यहाँ पर जो वामावर्त गति है उसके लिए मान हो जाता है s बराबर -½ तो ये दो गतियां होती हैं, एक s का मान होता है +½ और दूसरा होता है -½ तो दक्षिणावर्त है तो इलेक्ट्रॉन जब हम दर्शाते हैं तो उसका एरो से हम इलेक्ट्रॉन को दर्शाते हैं। तो एरो अगर ऊपर है तो +½ और अगर एरो नीचे है मतलब -½ तो चक्रण क्वांटम संख्या के दो मान होते हैं, +½ और -½ जो इलेक्ट्रॉन के चक्रण पर निर्भर करते हैं। तो ये हुई 4 प्रकार की क्वांटम संख्या जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री टॉपिक के लिए, जिसमें हमने क्या क्या देखा। मुख्य क्वांटम संख्या कोष की संख्या होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में गति कर रहा है। द्विगंशी क्वांटम संख्या या एजीमुथल क्वांटम नंबर उपकोष की संख्या होती है, मतलब कक्षा के अंदर जो उपकोष है जिसे हम s p d f कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में स्थित है हमको ये जानकारी मिल जाती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या से हमको ये पता चल जाता है कि त्रिविम में उसका विन्यास क्या है ना। जो वास्तव में जो विपाटन होता है वो त्रिविम में अलग अलग विन्यासित कर देता है इलेक्ट्रॉन को, तो हमको त्रिविम में विन्यास पता चल जाता है कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में है। साथ ही ये कक्षक आप याद रखें, इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में है। और जो चक्रण क्वांटम संख्या है वो हमें बताती है कि जो इलेक्ट्रॉन है अपने अक्ष में किस प्रकार गति कर रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो केवल इसके दो मान होंगे, +½ और -½ तो इनमें से कोई एक ही हो सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप बहुत अच्छे से वीडियो देखें और उसे समझने की कोशिश करें। आगे की क्लास में हम इसी से संबंधित जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना आपको सिखाएंगे। तो पहले आज आप इस टॉपिक को देख लें, समझ लें, कुछ समझने की कोशिश करें। जो प्रॉब्लम्स होगी बार बार आप उसको देखें, फिर कल हम इससे संबंधित जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम आपको समझाएंगे। थैंक यू।